बच्चों पिछले क्लास में आप लोगों से डिस्कस किए थे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था हम डिस्कस कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। लेकिन अब जो कूलम्ब्स लॉ जो है ना, वो चार्ज में मतलब क्या है, दो चार्ज स्टैटिक चार्ज होता था, उसके बीच जो फोर्स लगता था, इन सारे फोर्स को कैसे फाइंड आउट करते थे उसको हम सब चीज बता चुके हैं। अब क्या है कि अब थोड़ा सा मैकेनिक्स को कंबाइन करते हैं ना। कूलम्ब सर्कुलर मोशन है ना, उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंबाइंड करके देखते हैं। क्वेश्चन बहुत ही बिंदास क्वेश्चन बनता है। तो देखो, एक क्वेश्चन है हमारा, सर्कुलर मोशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइंड कर रहे हैं ना। ध्यान से देखिएगा क्या क्वेश्चन है हमारा। एक सर्कुलर पाथ है ना, इस तरह से सर्कुलर पाथ है। यहाँ पे सेंटर पे एक चार्ज Q1 रखा हुआ है और दूसरा चार्ज जो है वो r डिस्टेंस दूर यहाँ पे Q2 रखा है, जिसका मास m है, इस तरह से। अब इस कंडीशन में क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इस चार्ज को कितना मिनिमम वेलोसिटी दिया जाए, v मिनिमम कितना होना चाहिए कि यह कंप्लीट सर्कल पूरा कर जाए। मतलब क्या है, क्वेश्चन ध्यान से समझिए। एक सेंटर से चार्ज को बांध दिया गया है और एक स्ट्रिंग, मतलब कोई स्ट्रिंग है मान लेते हैं, जिसका लेंथ कितना है, r है, और यहाँ पे भी चार्ज पार्टिकल्स है। अब इस चार्ज पार्टिकल्स को नीचे कितना मिनिमम वेलोसिटी दे कि यह सर्कल कंप्लीट कर जाए ना, यही हमारा क्वेश्चन है। तो हमें सर्कल कंप्लीट करना है, तो u मिनिमम या v मिनिमम कितना होगा इसको फाइंड आउट करना है। कंडीशन दिया हुआ है, गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है बच्चों हमारी, ध्यान से सुनना, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर ना, आर स्क्वायर लेसर जो है वो mg है ना। ये कंडीशन दिया हुआ है, k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर लेसर है mg, ये हमारी कंडीशन है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक बात थोड़ा सा ध्यान देखो, आप सर्कुलर मोशन में पढ़े होंगे कि जब इसको हमें सर्कल कंप्लीट कराना है ना, तो क्या होना चाहिए, इस रस्सी जो स्ट्रिंग जो है इसमें टेंशन जो होना चाहिए यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट, इस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जीरो से। यदि ग्रेटर इक्वल जीरो हुआ तो क्या है, रस्सी जो है यहाँ पे आएगा और बॉडी क्या है, मूव कर जाएगा नीचे की ओर और सर्कल कंप्लीट कर जाएगा। यदि टेंशन हमारा क्या हो, लेसर हो या लेसर हो जाए, मतलब किससे, मतलब यहाँ पे टेंशन फोर्स यदि हमारा कम हो तो रस्सी क्या होगा, स्लैक कर जाए। इतना टेंशन जरूर होना चाहिए कि रस्सी यहाँ से पास कर जाना चाहिए। तो पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एक पॉइंट मानते हैं, बी पॉइंट है हमारा, यहाँ पे सी पॉइंट है। तो यहाँ पे जब सी पॉइंट पे पार्टिकल्स आएगा, जैसे यह हमारा है, देखिएगा थोड़ा सा लाइनिंग टेढ़ा है तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जब पार्टिकल्स आए तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे टेंशन इतना होना चाहिए, T जो है वो ग्रेटर इक्वल होना चाहिए TC। TC लिखने का मतलब है C पॉइंट पे ग्रेटर इक्वल होना चाहिए जीरो से। यदि ऐसा कंडीशन फुलफिल कर रहा है तो ठीक है, सर्कल तो कंप्लीट कर जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे यह कंडीशन फुलफिल नहीं किया तो रस्सी स्लैक करेगा और यहाँ पे धाम सीना नीचे की ओर गिर जाएगा, ये सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो चलिए इस कंडीशन को देखते हुए हम सॉल्व करते हैं। अब बताओ, ध्यान से देखो, जब हमारा सर्कुलर पाथ है तो एक स्यूडो फोर्स काम करते रहेगा ना। स्यूडो फोर्स यहाँ पे कहाँ की ओर लगेगा, इस पॉइंट पर टेंशन जो है हमारा वो ब्लैक कलर से दिखा रहे हैं, टेंशन जो है वो इधर लगेगा TC नीचे की ओर, और साथ ही साथ mg भी नीचे की ओर लगेगा, mg ग्रेविटेशनल फोर्स मास है। तो यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में v है ना, लेट करते हैं, लेट वेलोसिटी एट पॉइंट C जो है, पॉइंट C पे वो क्या है, v है, इक्वल टू v, हम v माने और इस डायरेक्शन में होगा। अब एक स्यूडो फोर्स यहाँ पे काम करेगा, वो क्या लगेगा, मतलब आउटवर्ड डायरेक्शन में लगता है, वो कितना, mv² अपॉन r, m
वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर ना, यही ना हमारा स्यूडो फोर्स लगेगा। इतना ही स्यूडो फोर्स हमारा काम करने वाला है। चलिए यहाँ पर एक और फोर्स लगेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यह भी है और यहाँ पे Q2 जो है यह भी पॉजिटिव है, तो बाहर की ओर एक और फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। वह क्या होगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना सारा फोर्स है। ध्यान से देखिए फिर से, जब बॉडी हमारा यहाँ पे C पॉइंट पर आया तो लेट कर लिए कि V वेलोसिटी है, टेंशन कितना होना चाहिए, ग्रेटर इक्वल 0 होना चाहिए। यदि टेंशन इस कंडीशन को फुलफिल किया तो हमारा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। यदि फुलफिल नहीं करता तो क्या है, रस्सी तो यहाँ पे स्लैग करता और नीचे गिर जाता। टेंशन मतलब क्या है, सर्कल कंप्लीट नहीं कर पाता। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ पे एक तो इसमें मास होने की वजह से नीचे mg फोर्स लगा, टेंशन यहाँ पे इस पॉइंट पर नीचे, टेंशन हमेशा जिस पॉइंट से बांधा हुआ है उसके ठीक दूर लगता आगे डायरेक्शन में, तो यहाँ पे टीसी लगा। और मतलब यहाँ पे एमबीए स्क्वायर क्या है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। तो यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है जो आउटवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और इसको हम स्यूडो फोर्स के भी नाम से जानते हैं। और एक दोनों चार्ज है तो क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी लगेगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सारा कंडीशन हो गया। अब देखते हैं क्या करना है कि इस पॉइंट पे ना हम न्यूटन्स लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स लॉ लगाइएगा तो क्या लिखिएगा, इस पॉइंट पे एफ नेट हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एफ नेट 0 है तो क्या करोगे, इस पॉइंट पर नीचे की ओर क्या है, टीसी प्लस का mg इक्वल टू क्या लिखिएगा, अपर डायरेक्शन में उधर क्या है, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या है यहाँ पे प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारा है फोर्स C पॉइंट पे। तो क्या लिखिएगा, TC इक्वल टू क्या लिखोगे, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस का mg यही है। यदि सर्कल कंप्लीट करना है तो यह TC जो है वो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल 0 होगा। तो कंडीशन क्या लिखोगे, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल T हमारा क्या होगा, TC ग्रेटर इक्वल 0, मतलब TC की जगह क्या लिखिएगा, K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर प्लस का mv स्क्वायर अपॉन आर माइनस का mg ग्रेटर इक्वल 0। हमारा ये कंडीशन है। चलिए ध्यान से देखिए, इतना सारी कहानी तो हो गया। अब क्या करना चाहिए, हमें तो निकालना है v मिनिमम ना। इतना हो जाने के बाद इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। चलिए अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट पे पार्टिकल्स आ गया, यहां से दौड़ते दौड़ते इस पॉइंट पे आ गया है ना, इस तरह से। अब यहां पे क्या होगा, पार्टिकल्स की वेलोसिटी इधर ना, यहां पे क्या है, नीचे की ओर mg यही लगेगा, इधर क्या लगेगा TC टेंशन फोर्स, इधर क्या लगेगा इस डायरेक्शन में K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इतना सारा फोर्स लगेगा। अब यह पॉइंट पे यहाँ पे देखिए v इधर है तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहाँ पे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब वेलोसिटी इधर है और वेलोसिटी इधर, उसके बाद टेंशन फोर्स इधर, ये सारी बात है। तो अब हमारी, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में ऐसे मान लो, और यहाँ पे टेंशन क्या है, T ठीक परपेंडिकुलर लग रहा है, mg ठीक नीचे की ओर है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऊपर की ओर होते जा रहा है ना। तो अब क्यों ना हम एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेते हैं ना, फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन ना, नाउ हम एनर्जी कंजर्वेशन कर रहे हैं ना, एनर्जी कंजर्वेशन। इससे क्या समझते हैं, टोटल वर्क डन इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी।
अब वर्क डन किसकी वजह से होगा, एक तो mg की वजह से, एक टेंशन फोर्स की वजह से, और एक किसकी वजह से, या हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से। इन सारे चीजों से टेंशन होगा। तो WTC प्लस का W वर्क डन बाय mg फोर्स प्लस वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स ना इक्वल टू KE फाइनल माइनस KE इनिशियल। यही कहानी। अब चलिए, वर्क डन बाय हमारा क्या होगा, वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या है, mg की वजह से, पहले TC से वजह से देखो, तो TC हमारा TC कितना, TC ही है, और वर्क डन कितना होगा इस फोर्स, इस जगह पे बोलिए। तो TC जो होगा हमारा, क्या लिखोगे यहाँ पे, बोलिए। TC और mg है, और ये मतलब क्या है, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स है, इतना ही है। अब क्या क्या होने वाला है बोलो यहाँ पे, एक तो mg की वजह से टेंशन है, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, यह क्या है, डिस्प्लेसमेंट के ठीक परपेंडिकुलर, मतलब पार्टिकल्स ऐसे जा रहा है और ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच 90 डिग्री एंगल। तो इसकी वजह से क्या होने वाला है, हमारा टेंशन वर्क डन जीरो, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स यह भी जीरो, क्योंकि यह भी ठीक वेलोसिटी इधर या डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर, उसकी वजह से भी जीरो। तो केवल वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ही होगा। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स mg इक्वल टू क्या लिखोगे, KEF माइनस KEI इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब चलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, देख तो ध्यान से, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे आइए, इस पॉइंट पे सी पॉइंट पर देखो, नीचे की ओर mg लग रहा है, mg डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, यहाँ का r और ये r, टोटल कितना 2r, एंगल कितना लिखोगे, cos थीटा 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से पॉइंट यहाँ, डिस्प्लेसमेंट और mg के बीच, दोनों के बीच अपोजिट डायरेक्शन, तो इसकी वजह से cos 180 डिग्री ना, cos 180 समझ में आना चाहिए, नीचे की ओर mg, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ऊपर की ओर, तो क्या है वहां पे cos 180 डिग्री लिखेंगे ना, cos 180 डिग्री। अब क्या लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी हाफ m, मास तो रहेगा, मास फाइनल यहाँ पे क्या है v स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या लिखोगे, इनिशियली क्या है, हाफ m v मिनिमम का होल स्क्वायर ना, ये सारी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस mg 2mgr इक्वल टू क्या लिखोगे, हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv मिनिमम, ये सारी कहानी है। m से m हर जगह गायब हो जाएगा, m से m हर जगह गायब होने वाला है ना, ऐसा ही ना है। उसके बाद यदि बताओ हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं ना, ऐसा m से m गायब करने से कोई बेनिफिट दिख रहा है कि नहीं, रुकिए हम ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे ना, क्या लिखोगे, हम ऐसा कर सकते हैं, माइनस 2mgr इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mv मिनिमम का होल स्क्वायर ना, ऐसा ही ना, काइनेटिक एनर्जी मिनिमम मैक्सिमम, ये सारा कहानी। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 4mgr इक्वल टू mv स्क्वायर माइनस का हाफ mv स्क्वायर मिनिमम ना, ऐसा लिख सकते हैं। अब क्या करोगे, देख तो वहां से, यहाँ पे ऐसा लिखा जा सकता है कि यह जो r है ना, ये r वो क्या करते हैं, वहां से नहीं, यहां तो हाफ, इधर 4 मल्टीप्लाई किए तो यह भी गायब हो जाएगा। चलिए अब क्या करते हैं, यहां से हम कुछ उपाय लगाओ ताकि यह इक्वेशन जो a है ना यहाँ पे, इसको हम ऐसा बनाए, इसको mv स्क्वायर अपॉन r को गायब करना चाहते हैं उससे रिलेट करके, तो क्यों ना हम क्या करें, उसको सारी जगह से हम r से डिवाइड कर देते हैं ना, तो 4mg r अपॉन r इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r माइनस mv स्क्वायर मिनिमम
ना अपॉन आर, या आर से आर मरा और ये क्या बचेगा माइनस, वहां से आएगा तो एम वी स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर माइनस क्या लिखोगे 4mg इक्वल टू क्या लिखोगे एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इक्वेशन मान लेते हैं 2। यह 2 इक्वेशन को इक्वेशन 1 में पुट अप करो ना। 2 इक्वेशन को कहां पुट करना है 1 में। यहां पे मिटा रहे हैं ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटाते हैं यहां पे, ध्यान से देखिए अब क्या लिखिएगा यहां पे, बोलिए। हम यहां पे लिख सकते हैं k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 पुट अप कर रहे हैं, प्लस एम वी स्क्वायर मिनिमम अपॉन आर माइनस 4mg ना, और माइनस क्या लिखोगे mg ग्रेटर इक्वल 0 ना। क्या किए हैं, यह जो एम वी स्क्वायर आर जो है उसको यहाँ पे पुट कर दिया गया है ना, तो ऐसा ही तो होगा बस, और कुछ नहीं। अब क्या करो, हमें मिनिमम निकालना है ना, तो कुछ तो उपाय कीजिए। यहाँ पे क्या होगा, ये 5 बनेगा k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर, और क्या बनाएगा माइनस 5mg प्लस का m वी स्क्वायर मिनिमम, और क्या लिखोगे मीन, और यहाँ पे r ग्रेटर इक्वल 0। ऐसा ही ना करने वाले हैं। अब क्या करोगे, इसको ऐसा क्यों ना कर लेते हैं कि हम इसको उठा के उस साइड लेके जा ना, उठा के क्या करते हैं इस साइड लेके आते हैं ना। ऐसा लिख सकते हो एम वी स्क्वायर मीन अपॉन आर ग्रेटर इक्वल 5mg माइनस का k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां से r जो है वो क्या करो मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह, तो क्या होगा यहाँ से r मल्टीप्लाई करो और m को डिवाइड कर दो, यहाँ से वी स्क्वायर मिनिमम ग्रेटर इक्वल 5rmg ना अपॉन m माइनस k q1 q2 अपॉन, यहाँ पे r मल्टीप्लाई तो m r स्क्वायर, एक r से एक r मरा, m से m मरा, तो क्या बचेगा v मिनिमम ग्रेटर इक्वल होगा रूट अंडर 5rg माइनस k q1 q2 अपॉन mr। यही हमारा आंसर होने वाला है ना। इतना मिनिमम स्पीड दोगे ना तो पार्टिकल फुल सर्कल कट जाएगा ना। इस बात को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है। ध्यान से यदि समझ में नहीं आए तो फिर से क्वेश्चन मतलब क्या है पीछे करके आप देखिएगा, 100% समझ में आएगा। यदि समझ नहीं आता है तो जरूर कमेंट करें, हम जरूर आपको आंसर देंगे। तो इस तरह की बात है। चलो स्क्रीनशॉट लो, यहाँ कितना मिनिमम कितना आएगा 5 वी मिनिमम ग्रेटर इक्वल रूट अंडर 5rg माइनस k q1 q2 अपॉन mr होगा। इस तरह की कहानी है ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी में ना। दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से जल्दी लिखो, हो गया। चलिए चलिए दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो कि एक यूरेनियम है, यूरेनियम एटम लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, यह भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है। यूरेनियम है जिसका एटॉमिक नंबर 92 और 238 एटॉमिक मास है। जब यह टूटता है ना तो एक हीलियम न्यूक्लियर बना रहा है, हीलियम एटम, और बनाएगा थोरियम जिसका 90 और 234 है एटॉमिक मास। नीचे वाला क्या है एटॉमिक नंबर,
या एटॉमिक मास। याद करो कोई भी एटम हो और जिसका एटॉमिक नंबर जितना है ना उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है उस एटम के अंदर, उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है उसी के अंदर। तो ये सारी बात है। तो अब हीलियम एटम हमें क्रिएट हुआ और साथ ही साथ क्वेश्चन में दे रहा है कि यूरेनियम एटम और हीलियम एटम के बीच एनी इंस्टेंट पे जो डिस्टेंस है ना इसके और इसके एटम के बीच में, न्यूक्लियस के बीच में, वो r दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो कह रहा है कि फोर्स बताइए ना कितना लगेगा। तो याद करो अब हमें फोर्स निकालने के लिए कूलम्ब्स लॉ से क्या सीखे, F = K Q1 Q2/r²। टेंशन है कि कहां से Q1 और Q2 लाए ना, Q1 और Q2 कहां से लाए। तो सबसे बड़ी बात है कि Q1 जो हीलियम है और थोरियम बना, तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 2 या नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना 2। थोरियम कितना बचा 90 है, इसका 90 एटॉमिक नंबर है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है 90 या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 90। तो क्या कीजिएगा, तो यहां से हमें निकल के आता है, यहां से Q1 आएगा 2 इलेक्ट्रॉन ना 2e। उसके बाद क्या होगा, यहां पे कितना होगा Q2 कितना होगा 90e। ये सारी कहानी है। दोनों एटम के बीच की डिस्टेंस कितना ए दिया हुआ है 9 × 10⁻⁻15 मीटर। तो फोर्स कितना निकलेगा, फोर्स इक्वल टू लिखो डायरेक्ट, के का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹ इनटू यह 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ई की वैल्यू कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। चलिए इनटू 90 इनटू फिर ई की वैल्यू क्या होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये सारी बात है। डिवाइड करो, r² कितना लिखिएगा दिस का होल स्क्वायर ना 90 × 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ये सारी मार कहानी सॉल्व कर सकते हैं। क्या रॉकेट साइंस है कि सॉल्व करो, 2 और 90 ना और ये सब मल्टीप्लाई करो और उसके बाद इससे 1.6 और 1.6 और ये 90, ये सारी चीजों को जब मल्टीप्लाई कैलकुलेट करके जब आप लिखोगे तो आता है बच्चों यहां से Fe = कितना आएगा 512 न्यूटन के बराबर आने वाला है। कैलकुलेट कीजिएगा इतना ही आएगा ना। ये सारी कहानी है। तो ऐसा जब भी इक्वेशन दे तो चार्ज के बारे में टेंशन नहीं लेना है। चार्ज के बारे में कैसे सोचना है कि देखो कि हीलियम के पास यहाँ पे 2 एटॉमिक नंबर तो एक चार्ज मिला, थोरियम के पास यहाँ है तो इतना। आपको डिस्टेंस दे रखेगा या पूछ लेगा, फोर्स दे रखेगा तो डिस्टेंस पूछ लेगा। ये सारी कहानी है। तो हड़बड़ाना नहीं है कि ये कैसे बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से सोचिएगा, आराम से आएगा। लिख लीजिए यहां से भी। चलिए हो गया। बच्चों हेडिंग देना लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। क्या है लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब्स लॉ। लिमिटेशन क्या है कूलम्ब्स लॉ का, तो लिमिटेशन है बच्चों कूलम्ब्स लॉ की क्या क्या मतलब डिमेरिट क्या है, ये सारी बातें हम सीखने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, ध्यान देखो कि कूलम्ब्स लॉ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। क्या है अभी तक देखते हो हम ऐसा कभी बताए कि इस रॉड पे पूरा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, आप इसको मतलब फोर्स निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो कूलम्ब्स लॉ जो है फर्स्ट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्ज ना। पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है, एक्सटेंडेड चार्ज के लिए नहीं। चार्ज ना पॉइंट चार्ज नॉट एक्सटेंडेड फॉर
ना चार्ज ऐसा भी लिख सकते हैं, चार्ज नॉट फॉर स्टैंडर्ड चार्ज, स्टैंडर्ड चार्ज के लिए वैलिड नहीं है। दूसरा बात क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए। अच्छा एक बात बता, कूलम्स लॉ जो है वह जो मीडियम डिपेंडेंट फोर्स, मतलब कूलम्स लॉ से जो फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो मीडियम पे डिपेंड होता है। ऐसा नहीं है कि एयर में रखो तो उसका फोर्स कुछ और, ना वाटर में रखो तो एयर वाला ही फोर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे मीडियम चेंज करोगे ना, फोर्स की मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फिर से बोलो, कूलम्स लॉ जो है एप्लीकेबल है, मतलब क्या, मतलब मीडियम डिपेंडेंट है, या ये भी बात लिख सकते हैं, इट इज मीडियम डिपेंडेंट फोर्स। क्या लिखोगे, इट इज मीडियम डिपेंडेंट, मीडियम डिपेंडेंट फोर्स होता है। मतलब कूलम्स लॉ से जो फोर्स फाइंड आउट करते हैं वो मीडियम पे डिपेंड्स होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट क्या लिखोगे, सोचो फिर से। थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं कि यदि कूलम्स लॉ क्या हो, कूलम्स लॉ जो है वो यदि दोनों चार्ज हमारा क्या है, रेस्ट में है तो काम करता है। कूलम्स लॉ क्या है, दोनों चार्ज रेस्ट में है तो काम करेगा। दोनों चार्ज यदि मोशन में है तब भी काम, मतलब क्या है, दोनों चार्ज मोशन में है तो क्या है, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं करता है। तो हम डिमेरिट में लिख सकते हैं ना, इफ both charge moves ना, तो not valid कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। यदि चार्ज मोशन में है तो, दोनों चार्ज मोशन में है तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं है। उसके बाद क्या है, कूलम्स लॉ, एक चार्ज हमारा मोशन में है और दूसरा चार्ज हमारा क्या है, मोशन में है, तो कूलम्स लॉ वैलिड है। वन चार्ज इन मोशन, फोर्थ पॉइंट क्या लिख सकते हैं, वन चार्ज इन मोशन एंड अदर चार्ज इज रेस्ट ना, अदर चार्ज एट रेस्ट, इज रेस्ट नहीं, एट रेस्ट, तो कूलम्स लॉ वैलिड है। वैलिड क्या लिख सकते हो, वैलिड कूलम्स लॉ, यह भी बात लिखा जा सकता है ना। दोनों चार्ज मोशन में है तब भी हम क्या लिख सकते, दोनों चार्ज यदि रेस्ट में है तब भी कूलम्स लॉ वैलिड है, नोट करके लिख सकते हैं। क्या लिखोगे ना, बोथ चार्ज at rest then Coulomb's law valid, क्या है, कूलम्स लॉ वैलिड है। अदरवाइज ये सारी कहानी है, आप लिमिटेशन में ये सारी लिख सकते हैं। अच्छा एक बात और, कूलम्स लॉ होमोजेनियस सिस्टम के लिए हम क्या है, होमोजेनियस मीडियम के लिए भी एप्लीकेबल है, ये सारे चीज लिख सकते हैं ना। तो क्या है, कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए, यह मीडियम पे डिपेंड फोर्स होता है। यदि एक चार्ज मोशन में है तो हम क्या, ये और एक चार्ज रेस्ट में है तो कूलम्स लॉ वैलिड है, काम करता है। उसके बाद एक बोथ चार्ज इज मोशन तो कूलम्स लॉ वैलिड नहीं होता है। नोट करके लिख सकते हैं कि यदि वो दोनों चार्ज रेस्ट में है तब भी हम कूलम्स लॉ क्या है, हमारा वैलिड है। ये सारा पॉइंट्स की बात है तो इसको याद रखिएगा आप ना, बड़ी पते की बात सारी चीज है ना। चलो और थोड़ा टाइम पास करते हैं, कुछ और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए चलो बच्चों थोड़ा सा और देखते हैं। यदि मान लो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है और कूलम्स लॉ फोर्स है, कूलम्स फोर्स है या कूलम्स लॉ है,
तो दोनों यह ग्रेविटेशनल फोर्स किसके, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच लगेगा, मतलब दो मास पार्टिकल्स, दो मास छोटे छोटे मास रखा हुआ है, तो उसके बीच क्या करता है, न्यूटन ने बताया क्या कि यदि दो मास रखा हुआ है, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, भले ही आपको फील नहीं आ रहा है, ये दूसरी बात है, लेकिन इसका आप ग्रेविटेशन में अच्छे से लॉजिक पढ़े होंगे कि क्यों फील नहीं आता है, उस बात में हम अभी जाएंगे भी नहीं। यदि चार्ज है तो चार्ज क्या कर सकता है, अट्रैक्ट भी कर सकता है, रिपेल भी कर सकता है। तो इन सारे चीजों के बारे में हम थोड़ा सा रेशियो इसका फाइंड आउट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का रेशियो कितना होगा, इसकी ग्राफ कैसे बनती है, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है, इन सारे चीजों को हम देखेंगे अभी ना। तो देख ध्यान से, मान लो कि दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे एक मास है m1 और यहाँ पे m2 है, ये r डिस्टेंस है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लिखते हैं, g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर ना। सेम बात है कि यहाँ पे चार्ज q1 है और एक q2 है, दोनों के बीच का r डिस्टेंस है, तो Fe होता है k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर। ये सारी चीजें हैं। अब क्या है, मान लो कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, ये चार्ज जो है वह इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन मान लेते हैं, प्रोटॉन मान लेते हैं, और ये सारी चीजें हैं हमारी ना। तो और इसका मास कितना है, m1 और m2 मान लेते हैं, m मान लेते हैं, दोनों का मास कितना है m। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, F इक्वल टू जी एम स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, Fe क्या लिखोगे, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। हो गया काम। दोनों को यदि हम रेशियो करते हैं, दोनों को हम रेशियो करते हैं Fe इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, तो क्या लिखोगे, Fe अपॉन Fg। तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे Fg लिख लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, तो क्या आएगा, के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन जी एम स्क्वायर। ये सारी आर से आर मरा, उसके बाद क्या लिखिएगा, k का वैल्यू कितना होता है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9, e का वैल्यू क्या 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम का होल स्क्वायर अपॉन g का वैल्यू कितना होता है, याद कर, g का वैल्यू होता है बच्चों 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 इंटू m कितना लोगे, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, तो Fe अपॉन Fg का अप्रॉक्स वैल्यू जो आता है बच्चों, वो आता है 1.2 इंटू 10 टू द पावर 36 के आसपास, इतना आएगा ना, अप्रॉक्स की बात करते हैं। तो इस तरह की कहानी होती है, याद भी रखिएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सहूलियत ही होगा कि ऐसा क्यों होता है। तो इन सारी चीजों को आप डिवाइड करके देखिएगा, आएगा। चलो, इन दोनों जो है इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, दोनों स्क्वायर रूल को फॉलो कर, इनवर्स स्क्वायर रूल को फॉलो करता है। तो इसका ग्राफ बनाना हो ना, हम दोनों एक ही साथ बना लेते हैं। यहाँ पे Fe रखिए या Fg रखिए, तो दोनों का ग्राफ कुछ ऐसे आने वाला है ना, ऐसे, या r डिस्टेंस और या Fg और ये सारा ऐसी ग्राफ है। ये थोड़ा थोड़ा इसमें यह हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, या अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकता है। यह ऑलवेज हमारा क्या है, यह मीडियम इंडिपेंडेंट है, लेकिन यह मीडियम पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, मीडियम पे डिपेंड करता है, या कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे डिपेंड करती है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स कोई मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये सारी बात है यहाँ पे। चलिए, इतना हो जाने के बाद अब हमारा क्या है, अगले क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, अगले क्लास में डिस्कस करने वाले हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब वह क्या होता है, जैसे अभी बोले ना कूलम्ब्स लॉ मीडियम पे डिपेंड है, तो कैसे है, मीडियम क्या इफेक्ट डालता है, उनका क्या फैक्टर्स है ना, कैसे इफेक्ट डालता है, इन सारी चीजों के बारे में सीखेंगे। साथ ही का साथ कुछ क्वेश्चंस भी उस पे किया जाएगा। तो आपको क्या है
कि आज का जो भी लेक्चर है उसको ध्यान से देखिए, नोट्स बनाइए। यदि कोई प्रॉब्लम होता है फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या क्या मेल है उस मेल पे जाके आप मैसेज भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होता है ना। दैट्स इट।